आपको पढ़ाता हूं कि एनजीटी काम कैसे करता है। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और थोड़ा सा फोकस करके ध्यान रखेंगे। पैराग्राफ पेनल्टी प्रोविजंस बताता है, अगला पैराग्राफ प्रोसीजर बताता है। आप भी अपनी बुक में ऐसा लिख लेंगे। सर उसके ऊपर वाला पैराग्राफ, यस, ये जनरल इंट्रो है। चलिए अब आपको मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, अच्छे से समझ लो। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये अपने प्रोसीजर खुद बना सकता है, रेगुलेट कर सकता है। इसको पूरी तरह से सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सिविल लॉ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्राइम के अलावा दूसरे मैटर मतलब सिविल मैटर्स को हैंडल करता है। तो हम बोलते हैं कि भाई ये सिविल मैटर को हैंडल कर रहा है, मतलब सिविल लॉ में आता है। बट सिविल लॉ के जो रूल्स हैं जरूरी नहीं कि ये आंख बंद करके पूरा उसे फॉलो करे जैसे कि कोर्ट करता है। इंस्टेड ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर चलता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये फैसला देता है। जब भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर देगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी कोई फैसला सुनाया जाए तो फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के सुनाया जाए ताकि प्रेजेंट का भी नुकसान ना हो और फ्यूचर का भी नुकसान ना हो। आगे ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर विश्वास रखते हैं कि जो प्रदूषण फैलाएगा उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, कंपनसेशन तो देना ही होगा। ठीक, जैसी पावर सिविल कोर्ट्स के पास होती है सिमिलर पावर इसको भी दी गई है 7 एक्ट में जो ऊपर आपने पढ़े हैं। ये 7 एक्ट में ये सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन यहां पर सबूत के ऊपर ये बाउंडेड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सबूतों की बात करता है, कोर्ट सबूतों पे विश्वास रखता है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर चलता है। मतलब ये कि अगर कई बार सबूत ना रहे लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि गलत हुआ है तो पेनल्टी देने की या पनिश करने की पावर रखता है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ इन ऑल द थिंग्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने काम को रेगुलेट कर सकता है, सिविल प्रोसीजर कोड पूरी तरह से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर चलता है। ठीक, जब भी ये कोई फैसला सुनाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के सुनाएगा और पॉल्यूटर शैल पे के रूल पर चलेगा कि जो प्रदूषण फैलाएगा उसको ये पनिश करेगा, मतलब उस पर कंपनसेशन की पेनल्टी लगाएगा। जो पावर सिविल कोर्ट के पास है इसके पास भी सेम पावर है और ये इन एक्ट्स को हैंडल करने का काम करता है जो ऊपर दिए हुए हैं। आप बताओ आपको सारी लाइन और मेरे कहे गए शब्द समझ आए कि नहीं है? यस सर, आ गए। तनीषा कितना समझ आया, गुंजा कितना समझ आया? सर आ गया था। आगे सर। अब दूसरी बात पेनल्टी की बात करते हैं। तो पेनल्टी का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि इसके जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये कि अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आपको कोई ऑर्डर दिया और आप उसको अगर कंप्लाई नहीं करते हो तो ये आपको जेल भी भेज सकता है, पनिश भी कर सकता है और साथ साथ फाइन भी लगा सकता है। सर पनिश तो क्रिमिनल मैटर में करते हैं ना, तो हमने ये पढ़ा है कि सिविल मैटर हैंडल तो करता है पर अपने प्रोसीजर खुद बना सकता है, मतलब अपने नियम खुद बना सकता है। तो अगर इसके डायरेक्शन को नहीं मानोगे तो ये आपको पनिश करने की भी पावर रखता है फाइन के साथ साथ। तो यहाँ पर पनिशमेंट हो सकती है 3 सालों तक की और पेनल्टी जो है वो लग सकती है आपके ऊपर 10 करोड़ रुपए की। ठीक है, जो बढ़ के 25 करोड़ रुपए तक हो सकती है। आगे जिस कंपनी को डायरेक्शन दिया गया था, बोला गया था हमारे नियम फॉलो करो, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी पनिश किया जा सकता है और उनकी भी पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि उन्होंने ब्रीच किया है या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बातों को नहीं माना है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। ये बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं आपको मानना पड़ेगा और यदि नहीं मानते हो तो आपकी कंपनी को हम या कंपनी के लोगों को 3 साल के लिए जेल भेजेंगे और फाइन लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे 10 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक का। साथ में जो डायरेक्टर है मैनेजर है उनको पर्सनल पनिशमेंट अलग से देंगे और उन पर भी पेनल्टी लगाएंगे। आप बताओ ये बात कितनी समझ आई? आप बताओ आपको ये बात कितनी समझ आई ईमानदारी से? यस सर, आ गई।
फिर बोलना हाँ पड़ेगा सर आ गई। नो सर, जरूरत नहीं, आ गई। अच्छे से। हाँ सर। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। ठीक है, कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, तो कुछ बातें आप ध्यान रखो। कौन जा सकता है? तो जाने वाला पर्सन है अग्रीव्ड। अग्रीव्ड मतलब जिसका नुकसान हुआ। तो नुकसान किसका किसका हो सकता है? ओनर ऑफ प्रॉपर्टी का। भाई अगर मैं एक प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मेरी जमीन पर अगर आप कोई नुकसान कर दोगे, आपकी फैक्ट्री से कोई केमिकल वेमिकल चला जाएगा, तो मैं कंप्लेंट डालूंगा कि नहीं डालूंगा? आप बताओ मेरे को, हाँ या ना? हाँ सर। आपकी फैक्ट्री के बाजू में मेरी जमीन है, खेत है मेरा। आपकी फैक्ट्री का सारा केमिकल अगर मेरी खेत में आ गया, तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा खेत पॉल्यूट हो गया, तो मैं केस डालूंगा कि नहीं डालूंगा? हाँ या ना, बस बोल दो। हाँ सर। दूसरी बात, फैक्ट्री ओनर हिमसेल्फ, अगर उसकी फैक्ट्री के अंदर डिस्ट्रक्शन हुआ है किसी की वजह से, वो भी कंप्लेंट डाल सकता है। एम्प्लॉय का नुकसान हुआ, एम्प्लॉय भी कंप्लेंट डाल सकता है। गवर्नमेंट को लग रहा है, गवर्नमेंट भी कंप्लेंट डाल सकती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लग रहा है, तो वो भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप बताओ कंप्लेंट कौन कौन डाल सकता है, ये समझ आया कि नहीं आया? कंप्लेंट कौन कौन डाल सकता है, ये समझ आया कि नहीं आया? किसी का एग्जांपल चाहिए यस क्या? सर। किसी का भी एग्जांपल चाहिए क्या? हाँ सर। हाँ सर दे। किस वाले का? एम्प्लॉय का, ओनर का, गवर्नमेंट का, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का? किसका चाहिए? गवर्नमेंट। एम्प्लॉय का। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, एक केमिकल प्लांट में काम करता हूँ मैं, वहां पे कुछ ऐसे केमिकल्स यूज हो रहे थे जिससे मुझे एक डिसीज या बीमारी हो गई। तो क्या मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाऊं कि ना जाऊं? जाऊंगा ना भाई। फैक्ट्री में काम करा, वहां ऐसे केमिकल्स थे जिसके कारण मुझे बीमारी हुई, तो मेरे को कंपनसेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, चाहिए। हाँ यस सर। सर चाहिए। ठीक। आप एक बिजनेस चलाते हो, उसके नीचे आप क्या कर रहे हो? सारा केमिकल अंडरग्राउंड डंप कर रहे हो, जिससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया। सरकार को ये बात पता लगी, सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो कहाँ जाएगी वो, किसके पास जाएगी? एनजीटी के पास। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले आपको बार बार नोटिस दे रहे हैं कि भाई आप ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हो, मत फैलाओ। आप मान नहीं रहे हो, तो कहाँ जाएंगे ये लोग भी? एनजीटी के पास। एनजीटी। आपको ये बात समझ आई? अब जाने का टाइम क्या है, टाइम पीरियड क्या है? तो आप जा सकते हो 5 इयर्स के अंदर। जब भी घटना हुई है उसके 5 साल के अंदर अंदर जा सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? सर। 5 ईयर टाइम पीरियड है। और इसमें आपको अगर क्या कोई जेन्युइन रीजन है कि 5 साल में नहीं जा पाए, तो आपको एक्सटेंशन इसमें मिल सकता है 60 डेज का। 60 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, आपका जब मैटर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया, तो आपके केस को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिस्पोज कर देगा या खत्म कर देगा 6 महीने के अंदर। बोलो कोई दिक्कत? कितने महीने में आपका केस खत्म हो जाएगा? 6 मंथ में। 6 महीने में आपका केस खत्म हो जाएगा। आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप जाओ अपील कर दो। सुप्रीम कोर्ट। कहाँ अपील करोगे? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है विद इन 90 डेज। कितने दिन में जाना? 90 डेज। ऑफ ऑर्डर ऑफ एनजीटी। एनजीटी के ऑर्डर आने के 90 दिन के अंदर तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एकदम शांत मन से देख लो भैया, ये जो पूरा पैराग्राफ है मैंने तोड़ डाला इसको। ये सारे लोग अग्रीव हैं, प्रॉपर्टी का ओनर, फैक्ट्री का ओनर, इनमें से कोई भी जा सकता है। एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कब जा सकते हैं? इवेंट होने के 5 साल के अंदर। नहीं जा पाए तो एक्सटेंडेड पीरियड मिलेगा 60 दिन का। केस को खत्म कर दिया जाएगा 6 महीने में। और सेटिस्फाई नहीं हो तो 90 दिन के अंदर जाके कहाँ अपील कर दो? सुप्रीम कोर्ट में। बोलो, मन में जीवन में कोई समस्या है क्या? नहीं सर। कितना क्लियर हुआ? हो गया सर। हाँ सर। अब ये पैराग्राफ तुम एक बार में पढ़ोगे ना, तो धासाएं से आपको समझ आ जाएगा, धाएं से निशाएं से समझ आ जाएगा, और कोई परेशानी नहीं जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके सर। ठीक है। अभी तक जितना सेटिंग अप पढ़े हो, क्या स्टेटस है, समझ आ रहा है? हाँ सर। चलो आप मेरे को ना एक काम करो, आज
ये बताना तो अभी आपको अगर सीएस का पेपर मिल जाए तो कितना बना पाओगे? सीएस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ जो अभी आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। पेपर निकालता हूँ। ये सबसे पहला जो आपका न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ था, ये हुआ था जान दो क्या करोगे जान के तुम, ठीक। ये हुआ था दिसंबर 2018 में सबसे पहला। दिसंबर के बाद फिर हुआ था जून 2019 में दूसरा पेपर सेटिंग अप का। फिर तीसरा पेपर जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2019 में, फिर पेपर ही नहीं हो पाया। 3 पेपर हुए नए सिलेबस में अभी तक। अब तुम्हारा पेपर होने वाला है आगे जाके। ये देखो ये क्वेश्चन पेपर है, तुमको पूरी स्कीम बताया हो ना पहले ही क्वेश्चन पेपर्स की? क्वेश्चन पेपर की स्कीम बताया नहीं बताया? नहीं। हाँ सर, हाँ बताए नो थे। सर, हाँ सर। बताया था पहली क्लास में। मैं लेट ज्वाइन चलो पार्ट बी कर रहे हैं अभी अपन, है ना। 35 नंबर का है जैसा कि मैंने बोला है आपको, ठीक है। ये सब वाला क्वेश्चन तो पढ़े नहीं हो तो कहाँ से बनेगा, ठीक। ये क्वेश्चन बताओ बी वाला बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, देखो बताओ। जो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े हो उनके लिए यस सर, बन जाएगा। अच्छे से बन जाएगा सर, दिक्कत जाएगी। बन जाएगा। यस अच्छा, सर, बन जाएगा। आपको तरीका पता है लिखने के लिए? यस सर। हाँ सर। ये लेबर वाला अभी केस पढ़ा नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अभी पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ा नहीं है तो पढ़ लोगे तो ये पूछूंगा बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है आपको इस पेपर में। आप ये क्वेश्चन बना देते क्या आता तो? अपन बनाए थे वाला ममता को हाँ सर। हाँ सर। बन जाता? क्वेश्चन बन हाँ जाता? सर, बन जाता, इजी है। हाँ ओके, उसके नीचे देखते हैं और आपके हम जो पढ़े हैं उससे आपके एग्जाम में कुछ आया है क्या? ये पैन वाला भी नहीं पढ़े हो, ये अगला चैप्टर है, तो जब पढ़ दोगे तो हो जाएगा। ये ई वाला बन जाता है क्या? यस सर। बन जाता? यस सर। नीचे IFRS अभी नहीं पढ़े हो, ये बन जाता क्या ये थर्ड वाला? हाँ सर, बन जाएगा। बन जाएगा। कॉन्फिडेंटली? यस सर। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे 100% आपको पेपर में सब कुछ आएगा, बस ये कि आपका कितना डेडिकेशन है। मैं बार बार ये बात, यस सर। ये 5वां यस सर। पढ़ दो पहले क्वेश्चन। अब बोलो। यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा। बन जाएगा सर। अपन अभी जितना पढ़े सर। एग्जाम में आ गया है 3 नंबर, 3 के बाद ये 3 6 नंबर, 6 के बाद कौन सा आया ये 9 नंबर, 9 5, वो IFRS वाला भी आएगा ना? नहीं वो तो अभी नहीं पढ़े, कहाँ से बने। 3 और 19 19 नंबर का आपको यहाँ पे अभी 35 में से बन पा रहा है, ठीक है। ये एक पेपर हुआ। ये अगला पेपर देखो, इसमें बताना मेरे को क्या एक बार आपको इससे कॉन्फिडेंस लगेगा कि कुछ पढ़ाई कर रहे हो और एग्जाम में आ रहा है, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये DGST यस अभी सर। नहीं पढ़े हो तो मैं आपसे नहीं बोल सकता। ये वाला बी वाला देखो, हाँ सर, बन जाएगा। बन जाएगा सर। पक्का कॉन्फिडेंटली? यस सर। यस सर। हाँ सर। ये सी वाला बता तेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा? इन कंट्रोल, हाँ सर, बन जाएगा। बन जाएगा करना क्या है इसमें? सर। प्रोविजंस लिखने हैं, मतलब रिस्पॉन्स, हाँ, कंप्लायंसेस के। कंप्लायंसेस लिखने हैं अपन को वाटर कंट्रोल। तो क्या क्या कंप्लायंस है बताओ तो। इसमें पहले तो अपन ऑपरेट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे तो कंसर्न लेंगे, फिर वाटर टैक्सेस, फिर वाटर टैक्सेस के इंटरेस्ट, पेनल्टी, हाँ। और फिर अपन सर इसमें वाटर का अगर हम ऑटो अप्रूवल वाटर मिलेगा मीटर, अपन को। हाँ, वाटर मीटर। और अगर सैंपल लेना चाहेंगे वो हाँ, वाटर सैंपल का, ले तो वो भी। सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आए तो हो जाएगा। कर लोगे? यस सर। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पेपर देख के? हाँ सर। यस सर। 5 नंबर 10 ये एग्जाम के पेपर है भैया, ये आया हुआ है। बच्चों को CS में सदमा इसलिए होता है क्योंकि डेली पढ़ते नहीं है। अगर आप रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो एक बार में पास होगे, और अगर छोड़ते यस सर। रहोगे तो उसमें फेल हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये 10 नंबर क्लियर हो गया। चलो यस नीचे सर, देखते हैं क्लियर। से क्या बन पा रहा है अपने से, देखो तो।
FCRA पढ़े नहीं तो कहाँ से बनेगा? ये फैक्ट्रीज एक्ट वाला, थर्ड वाला। ये बन जाएगा क्या? बना दोगे? हाँ सर, हाँ बन हाँ जाएगा। सर, उसके बनाए सर। उसके नीचे ये क्वेश्चन दिए थे। ये वाला हाँ सर। बताओ। बन जाएगा सर। ये बताओ ना, तो आंसर बन जाएगा तुम्हें। साउंड रिकॉर्डिंग में किसको मिलता है कॉपीराइट? उसको कंपोजर को, और कॉमा कॉमा लिरिसिस्ट लिरिसिस्ट लिरिस्ट लिरिसिस्ट लिरिसिस्ट सॉरी जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म को। जर्नलिज्म को जर्नलिस्ट को। अच्छा, जर्नलिस्ट। ये बताओ, शॉर्ट नोट ऑन कौन सा बना पाओगे? पब्लिक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लिखोगे? और ट्रेडमार्क भी, ट्रेडमार्क के राइट्स। ट्रेडमार्क्स के राइट। ये लिखोगे इसमें। एनफोर्समेंट बोल रहे थे, इसमें आपको बताना होगा अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट किया तो क्या पेनल्टी हो सकती है। यस हाँ सर। सर, ठीक है? पेनल्टीज। 6 नंबर कितने नंबर का है अभी तक जितना पढ़े अपन उससे? 6 नंबर। 6 हाँ 9 12 12 5 नहीं 12 और ये 5 कितना हुआ? 17 5 22 35 में से 22 नंबर। अभी ये स्थिति है कि तुम बना सकते हो, समझ रहे हो? अगर तुम Yes, sir. समझ आती है तो। तीसरा क्वेश्चन पेपर भी देख लो, ये थर्ड क्वेश्चन पेपर है आपका, ये अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट का है, पिछले अटेम्प्ट का है। इनमें से अभी कौन सा अपन बनाने की स्थिति में है एक बार देखो। ये चारों में से कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये अभी हाँ, sir. फैक्ट पेपर में पढ़ाने ही वाला हूँ आपको जस्ट थोड़ी देर में। ये वाला बन जाएगा क्या? हाँ सर, बन जाएगा ये फर्स्ट वाला। बन जाएगा पक्का? कितने हाँ पे सर। अप्लायंस चाहिए बोलो तो? सर 150 150 वर्कर्स पर 250 250 Yes, 30 और 30 वुमेन। वुमेन वर्कर। ठीक, चलो ये बोलो बी। ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑब्जेक्टिव्स। और क्वेश्चन बताओ मेरे को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सर ग्रीन ट्रिब्यूनल का इंट्रोडक्शन देना और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ऑब्जेक्टिव्स बताने, हाँ। ये क्या था? यस सर। बी वाला बताओ। सर ये अपन सॉल्व किया है बन जाएगा? वाला। हाँ उसके नीचे वाला क्या करना है अपने को? सर पब्लिक इसमें लायबिलिटी इंश्योरेंस का बताना है। के राइट्स, हाँ सर। और उसके फीचर्स, सर इसमें फीचर्स रहेंगे, मतलब लिखना पड़ेगा क्या? आपने को लिखना पड़ेगा। पूछ ही वही Yes, रहा, एजुडिकेट करना मतलब अपने से पूछ रहा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के फीचर वीचर बताओ, कर देंगे। यस सर। यस सर। नीचे ये क्वेश्चन हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा। इसमें अपने को डिजाइन के फीचर लिखने होंगे बेटा। फीचर्स लिखने हैं, हाँ। अच्छा नीचे यस सर। हाँ, एक्सेप्शंस ऑफ कॉपीराइट भी हो जाएगा। बन जाएगा, हाँ सर। कोई परेशानी नहीं जाएगी। नहीं सर। ये ऐसा ही पढ़े नहीं हो तो मैं कैसे अभी बोलूं कि तुमसे बनेगा। ये तीनों नहीं बनेंगे। इतने तो कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट अटेम्प्ट में अपने जो पढ़े हैं अपन, उनमें से 3 3 6 है ना? 6 12 12 15 15 18 नंबर का। मतलब हमने अभी जो 25 नंबर में पढ़ाई करी है उसमें से हमारा जितना कंटेंट कवर किया उसे 18 से 20 नंबर तक का एग्जाम में आ रहा है, और ठीक वही आ रहा है जो हमने पढ़ाई किया है। आपको समझ आ गई बात? यस सर। पैटर्न अभी जब तक सिलेबस नहीं खत्म होता चलता रहेगा। आपको जो मैंने नोट्स दिया है वो 100% ICSI की बुक कवर करता है। तो जो बुक यस सर। आपको कोई काम नहीं पड़ेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ खाली वही नोट से पढ़ो, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से मैंने काटा पीटी करके बनाया है। ठीक है, यस सर। वो करो। अब आप ये बताओ, आपको पूरा एनवायरनमेंट तो समझ आ गया ना? हाँ सर, आ गया पूरा। एक ना एडिशनल चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को अपन ना एग्जाम के टाइम में बात करेंगे। अभी इसमें ना दिमाग मत लगाना, मतलब लगाना ही नहीं दिमाग अपने को, यहाँ तक में अपने को इसको खत्म करना। कर पाएंगे? हाँ सर। ठीक, अच्छा एक जनरल एक इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ आज फिर से मैं एक लेबर लॉ का। ठीक, देख लो सुन लो,
एकदम अभी इस पे डिटेल में मत जाना, सुबह जाएंगे कल, क्योंकि आज क्या एनवायरनमेंट जब पढ़े हो तो दिमाग को तुरंत लेबर में स्विच करूंगा तो तकलीफ जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ मैं इसका Yes. मतलब समझा रहा हूँ। लॉ का क्या नाम लिखा है देखो, एम्प्लॉय Employee कंपनसेशन। Compensation Act. अपने ना यहाँ पे दुर्ग में एक रेस्टोरेंट है, यस सर। हाँ सर। यहाँ पर ना एक बार क्या था, एक वर्कर था, वो रोटी मशीन में काम कर रहा था, तो उसमें अंदर उसका हाथ फंस गया और उसका हैंड डैमेज हो गया। ठीक, तो इसको पैसा कौन देगा? कंपनी, मतलब Owner. 50% वाले। कितना? सर जितना का मतलब कंपनसेशन होगा, मतलब जितना उसको हाँ। लॉस हुआ होगा उस चीज के कारण। तो ये हुआ एक्चुअल में केस, फिर आगे क्या हुआ कहानी में ना जाना ना पूछा, पेपर में आया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं ओनर हूँ तो मैं तो मिनिमम वाली बात करूंगा, मैं इसके हाथ का इलाज करा दूंगा, 5-10 हजार रुपए लगेगा, बात खत्म हो जाए। हाँ सर। ठीक है, बट व्हाट इफ इसका हैंड अगर परमानेंट डैमेज हो गया तो क्या? परमानेंट आपको उस चीज के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा, अगर वो, क्योंकि वो वर्क नहीं कर पाएगा। सवाल ये कि मैं इस पर्सन का बोझ क्यों सहूं? क्यों? क्योंकि आपके रेस्टोरेंट में वो एम्प्लॉई है एंड वो वर्क करते करते उसके हैंड डैमेज हो गए। ऐसे में तो मतलब कोई भी कल को किसी का भी होगा तो मैं कितने परिवारों को संभालूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक? अब मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये इंजुरी या डेथ वेथ का जो मामला होता है ना जॉब के दौरान, देख लो, बस इस बात को ध्यान रखना, इस बात पे फोकस करके अपन पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट के दौरान कभी भी याद रखो, अगर किसी वर्कर की डेथ हो रही है, ठीक है, या वो क्या हो रहा है, इंज्योर हो रहा है, या वो डिसेबल हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिसेबल। डिसेबल हो जा रहा है, तो इसको लेकर हमारे देश में दो तरह के लेबर लॉ चलते हैं। एक का नाम होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और दूसरा होता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। लाइट राइटिंग हो गई तो उसको बड़ा कर देते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। आपको मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है, ये लगभग सभी जगह लगता है। कहीं भी अगर 10 से ज्यादा वर्कर हो रहे हैं तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लग जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपका वो करा देगा कंपलसरी इंश्योरेंस, आपकी सैलरी से भी एक हिस्सा वो काटेगा और खुद भी कंट्रीब्यूट करेगा, आपका कंपलसरी इंश्योरेंस करवा देगा। आपका जब इंश्योरेंस होगा तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ईएसआईसी। ईएसआईसी एशिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस में से एक है इंश्योरेंस की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इंश्योरेंस। कॉर्पोरेशन। तो अगर मैं ऐसी जगह नौकरी कर रहा हूं जहां पे मेरा ईएसआईसी में इंश्योरेंस हो गया है तो फायदा ये होगा कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे घर वालों को कंपनसेशन ईएसआईसी की तरफ से मिलेगा। अगर मुझे डिसेबलमेंट हो जाती है तो कंपनसेशन किसकी तरफ से मिलेगा, ईएसआईसी। और अगर मुझे किसी तरह की इंजरी हो जाती है या डिसीज हो जाती है तो ईएसआईसी के खुद के ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे जाके केवल मेरे को ये करना है कि अपना कार्ड दिखाना है। ठीक है, कौन सा कार्ड, ईएसआई कार्ड मेरा, वहां पे अप टू द इंश्योर्ड अमाउंट फ्री ट्रीटमेंट होगा। अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी चीज है। ठीक है, आपने दुर्ग में कैप्स एकेडमी देखी है क्या? हाँ यस सर। सर। उसके बाजू में एक बड़ा सा बंगला है, घर है, वो ईएसआई हॉस्पिटल है। तो जिसका जिसका ईएसआई कार्ड बना यहीं जाके एडमिट हो जाते हैं, फ्री में इलाज हो जाता है। तो ये अच्छा लेबर लॉ है कि बुरा लेबर लॉ है? अच्छा है सर। पर क्या होता है कि बहुत सारी स्टैब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो इसमें कवर होना नहीं चाहती है, किसी तरह की बदमाशी कर देती हैं।
तो ये माना जाता है कि जिन एस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन पे ईएसआई लॉ नहीं लग रहा है उनको भी तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा, तो उनके लिए बनाया गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। क्या बना दिया गया है? एम्प्लॉय कंपनसेशन। इसमें क्योंकि ईएसआईसी नहीं है तो यहाँ पर भाई जो एम्प्लॉयर है उसी को क्या करना होगा, डेथ होने की सिचुएशन में या इंजुरी होने की सिचुएशन में या डिसेबल होने की सिचुएशन में अपने वर्कर कंपनसेट करना होगा, और रेट गवर्नमेंट बता दी है कि इस रेट पे कंपनसेशन आपको देना होगा। कितना समझ में आई बात? आ गई सर। तो इंजुरी या डेथ या हेल्थ से रिलेटेड 2 लॉ अपने को पढ़ने हैं अभी 2 दिन में। कौन कौन से पढ़ने हैं? ईएसआईसी और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ये अपन कब पढ़ेंगे? कल चालू करेंगे। ओवरव्यू समझ आ गया? यस सर। आप बहुत स्पीड में चल रहे हो। आज 15 तारीख है और आपका एक पार्ट खत्म होने को आने वाला है, पार्ट बी। पार्ट ए बहुत छोटा है, पार्ट बी सबसे टेक्निकल और बड़ा है। आपको ये समझ आ गया तो पार्ट ए साए साए आपको बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर के महीने में हम ये बुक खत्म कर दें। कौन सी बुक? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक खत्म करेंगे अपन, ताकि हम टाइम से आगे रहें और बाद में भी सेल्फ स्टडी और रिवीजन कर सकें। ठीक है बेटा? ओके सर। टैक्स आपका साइड बाय साइड चल रहा है, प्रियंक सर अपना आपको कराते रहेंगे, मैं आपको एक साथ यहाँ पे कराते जा रहा हूँ सब, और हर चीज की आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप आराम से कभी भी देख भी पाओगे। ठीक है? यस सर। यस सर काफी आज के लिए। अच्छा, टेस्ट अभी लाइव नहीं दे रहा हूँ मैं ना, पेपर 3 बजे भेजूंगा आपको, तो आप मेरे को बना के फोटो भेज दोगे? यस सर। यस सर। गाना ना चेक नहीं कर पाया हूँ, अभी बैठ के कर दे रहा हूँ पहला काम, उसको मैं चेक करूंगा, आप दूसरा भेजो। ठीक है? हाँ यस सर। सर ठीक है, ये आप कर दो, काफी है आपके लिए। जी सर। बाय बेटा। यस सर